अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं कि कौन सा उसूल है जो क्रिकेट बॉल के स्विंग होने के पीछे होता है? एक स्विंगिंग क्रिकेट बॉल जब बॉलर के हाथ से निकल के बैट्समैन तक पहुंचती है तो वो किस उसूल पर काम करती है? इसके अलावा वो कौन सा प्रिंसिपल है, वो कौन सा उसूल है जिसके ज़रिए कोई भी फ़्लाइट एरोप्लेन जो है वो उड़ान लेता है, एरोप्लेन फ्लाई करता है? ये वही प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पर एक पेपर के सामने अगर फूका जाए तो वो पेपर ऊपर की तरफ उठ रहा है, ना कि हवा की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, बल्कि फूक मारने की वजह से पेपर ऊपर आ रहा है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर अगर आप एक पिंग पोंग बॉल को के नीचे जो है वो हेयर ड्रायर को रन करते हैं तो वो बॉल गिरने के बजाय उसी हेयर ड्रायर के ऊपर रोल करने लगती है। और इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है जहां पर आप एक स्ट्रॉ की मदद से अगर दो टिन्स के दरमियान में ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो जो दोनों टिन्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाने के बजाय एक दूसरे के करीब आते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कहलाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। मेरा नाम है मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं तलासफेस एकेडमी। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल को पहले समझ लो कि बर्नौलीज प्रिंसिपल है क्या, फिर हम उसकी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन को समझेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी फ्लूइड की वो हाई होती है तो प्रेशर लो हो जाता है। द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज हाई, द प्रेशर इज लो। फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम, एंड द वेलोसिटी इज लो। और अगर वेलोसिटी कम होती है तो इट मीन्स प्रेशर हाई होता है। जब भी किसी जगह से कोई फ्लूइड पास हो रहा होता है, जैसे कि आपको पाइप में नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो V1 है, जहां पर एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो यहां पर स्पीड कम है। और जब फ्लूइड यहां पर पहुंचता है A2 वाले एरिया पर, तो फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाती है। बट अगर हम यहीं पर ही बैरोमीटर्स का इस्तेमाल करके प्रेशर को मेजर करें तो आप देख सकते हैं कि V1 में स्पीड कम है, V1 वाली स्पीड कम है, एरिया ज़्यादा और स्पीड कम, और इसी के लिहाज से जो प्रेशर है वो यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा है, फ्लूइड तेज़ी से ट्रैवल कर जाता है, बट यहाँ की जो प्रेशर की वैल्यू है वो कम नज़र आ रही है, हाइट कम नज़र आ रही है। बट ये प्रिंसिपल कैसे बनना, कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सपोजिशन करना ज़रूरी है। तो सपोज़ कर लो कि एक पाइप है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और ज़मीन से किसी हाइट पर होगा। तो दो एरियाज़ हैं। जो इधर वाला एरिया है ये थोड़ा सा छोटा आपको नज़र आ रहा है, A1 है इधर वाला पाइप का जो एरिया है, और इधर जो पाइप का मुंह है, इस तरफ जो एरिया है पाइप का, वो A2 के बराबर है। और ये जो पाइप है इसकी ज़मीन से हाइट अलग अलग है। जो A1 की हाइट आपको नज़र आ रही है वो जाहिर सी बात है कम नज़र आ रही है, और जो A2 की हाइट है ज़मीन से वो ज़्यादा नज़र आ रही है। इसको भी हम नाम देते हैं H1 और H2 का। A1 वाला जो हिस्सा है उसकी हाइट H1 है, और जो A2 वाला हिस्सा है उसकी हाइट बराबर है H2 के। और इससे एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, और इस फ्लूइड की वेलोसिटी A1 वाली जगह पर कुछ अलग है, A2 वाली जगह पे कुछ अलग है। और अगर आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है तो उसके मुताबिक यही था कि एरिया कम स्पीड ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा स्पीड कम, तो यकीनन V1 जो है वो ज़्यादा होगा V2 के लिहाज से। V1 की वैल्यू ज़्यादा है और V2 की वैल्यू कम है। तो A1 पर यानी कि एरिया 1 के ऊपर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो V1 है, और एरिया 2 पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसको हमने शो किया हुआ है V2 से। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट सपोज कर लेता हूँ, उस पूरे फ्लूइड को सपोज करने के बजाय एक छोटा सा हिस्सा सपोज कर लेता हूँ जो रेड से नज़र आ रहा है, तो इसकी जो लेंथ है इसको बोल देते हैं डेल्टा x1। यहाँ पे जो लेंथ कवर कर रहा है, जो फ्लूइड की लेंथ है, जो एलिमेंट मैंने सपोज करा है वो डेल्टा x1 है, बिकॉज इट इज़ स्मॉल एलिमेंट, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेल्टा। और जब वो ऊपर की तरफ पहुँचता है तो वहाँ पे जो हम सपोज करेंगे एलिमेंट वो थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा नज़र आएगा, और जो उसका डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है डेल्टा x2 से। तो इधर जो एलिमेंट है वो डेल्टा x1 है उसकी लेंथ, और यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी लेंथ बराबर है x2 के। तो अगर उसी फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ तो हम ड्राइव कर सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को, जिससे बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझने में आसानी होगी। तो याद रखिए बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है ना वो बेसिकली एक बड़े कॉमन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव की थी तो मैंने कहा था वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे,
और जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक शक्ल है, वो इंशाल्लाह अभी आप क्लियर समझ जाएंगे। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ से इस फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही होती है, ठीक है, कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं, वर्क डन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ऊपर जाता है, लेकिन कोई पंप हमने लगाया होता है इस फ्लूइड को ऊपर की तरफ पहुँचाने के लिए, और यहाँ से जो एयर है वो फोर्स अप्लाई करती है उसके अगेंस्ट, उसके रोकने के लिए। जाहिर सी बात है हमें यहाँ से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसको ऊपर की तरफ पहुँचाने के लिए। तो दोनों फोर्सेस हमने सपोज कर ली, यहाँ पे फोर्स F1 है और यहाँ पे फोर्स F2 के बराबर है। अब बेसिकली होगा क्या कि जो वर्क डन यहाँ पर किया जा रहा है इस फ्लूइड के ऊपर, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड की कौन सी एनर्जी में इजाफा देखने में आएगा हमारे वर्क की वजह से। आप देख सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो फ्लूइड की स्पीड एक तो बढ़ेगी, यहाँ पे फ्लूइड रुका हुआ है, मेरे फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी स्पीड में इजाफा होगा, ठीक है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और दूसरी बात, जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो जो फ्लूइड है वो कम हाइट से ज़्यादा हाइट की तरफ जा रहा है, और जब भी फ्लूइड कम हाइट से ज़्यादा हाइट की तरफ जाता है इट मीन्स कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं इस्तेमाल करता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसके मुताबिक जो हम वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन ऑन फ्लूइड, वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो जो काइनेटिक एनर्जी है फ्लूइड की वो बढ़ रही है, और दूसरा चेंज आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। इसका मतलब सिंपल सी लॉजिक क्या है, जो वर्क डन है वो एक्चुअली बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अगर मैं ये तीनों चीज़ें मालूम कर लूँ और पुट कर दूँ इक्वेशन 1 में, तो आप देखेंगे जो आंसर आएगा उसी को कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि बेसिकली डिफाइन करेगी बर्नौलीज प्रिंसिपल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप होगा हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन ऑन द फ्लूइड। फ्लूइड के ऊपर टोटल वर्क डन कितना हो रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़रा नोट करो कितने वर्क हो रहे हैं यहाँ पे फ्लूइड पे, यहाँ पे फ्लूइड पे 2 वर्क हो रहे हैं, एक F1 की वजह से, एक F2 की वजह से। तो अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, अगर हम वर्क डन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो W सिंपली बराबर होता है Fs के, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट सपोज कर लेते हैं, इधर वाले पोर्शन को 0.1 बोलेंगे, इधर वाले पोर्शन को 0.2 बोलेंगे, ठीक है। तो हम जो है ना 2 वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एट पॉइंट ए पर कितना वर्क हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, W1 कर देते हैं इज इक्वल टू फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स लग रही है F1, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है डेल्टा x1, ठीक है। F1 आ गया, साथ में डेल्टा x1 आ गया। और एक फार्मूला और है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है प्रेशर का जो फार्मूला होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या बनती है, F बराबर होता है P इंटू ए के। अगर इस लॉजिक को यहाँ पर इस्तेमाल करें तो F1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, W1 बराबर आएगा F1 की जगह पर, इधर जो भी प्रेशर होगा उसको P1 से शो करेंगे 0.1 वाला, और जो एरिया है वो ऑलरेडी हम लोग A1 के बराबर कह चुके हैं। तो प्रेशर हो जाएगा P1 A1, और डेल्टा एक्स तो अपनी जगह पे लिखा हुआ ही है, सिर्फ F की जगह पे प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट आ गया। ये वर्क डन आ गया एट पॉइंट ए, या समझ लो ड्यू टू फोर्स F1। अब अगर हम वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं एट पॉइंट बी, सेकेंड हम वर्क कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट बी, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट था, पॉइंट 2 का नाम दिया था मैंने। तो वर्क की डेफिनेशन क्या बनेगी, W2 बराबर आएगा F2 डेल्टा x2 के, किसके बराबर आएगा, F2, और यहाँ पे डेल्टा x2 है तो हम लिख देंगे F2 डेल्टा x2। और सिमिलरली हमें पता है जब वैल्यू पुट करेंगे प्रेशर वाली
तो फॉर्मूला बनेगा P2A2, साथ में आ जाएगा डेल्टा X2। दोनों वर्क डन आ गए। पॉइंट 1 वाला आ गया, पॉइंट 1 वाला हमने ए लिख दिया यहाँ पे, पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 वाला आ गया, और फिर पॉइंट 2 वाला, दोनों पॉइंट का मैंने फाइंड कर लिया। नाउ नेट वर्क डन मालूम करना है, या हमें मालूम करना है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन बराबर आएगा W के, और W बराबर होगा W1 माइनस W2 के। अब आप सोचोगे कि मैंने माइनस क्यों कराया W1 में से W2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हम यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट साइड, और जो सेकंड वर्क डन हो रहा है वो लेफ्ट साइड पर हो रहा है। जाहिर सी बात है जो पंप का वर्क डन है वो ज़्यादा है हमारी सपोजिशन के मुताबिक, क्योंकि फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो W1 की वैल्यू P1 A1 डेल्टा X1, और इधर हो जाएगा माइनस का W2 की वैल्यू, ये होगा P2 A2, और साथ में आ जाएगा डेल्टा X2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वर्क डन। अब ज़रा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम पहले भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो क्या है, आपको मालूम होना चाहिए एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट एक्चुअली किसके बराबर होता है। एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट बराबर होता है वॉल्यूम के। यानी एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर दें उसकी तीसरी डायमेंशन से, तो जो आंसर आता है वो वॉल्यूम आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 X1 A2 X2 दोनों आ गए। तो इसका मतलब वर्क डन बराबर आएगा W बराबर आएगा P1, और यहाँ पर आएगा डेल्टा V, फिर माइनस P2 आएगा, और साथ में आएगा डेल्टा V। अब डेल्टा V के साथ 1 और 2 क्यों नहीं लिखा, याद रखिए वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। अगर यहाँ से 1 लीटर ऑफ वाटर ट्रेवल कर रहा है तो ऊपर भी 1 लीटर ऑफ वाटर ही पहुँचेगा। एरिया अलग है और एरिया की वजह से डिस्टेंस अलग हो गया, बट एक्चुअली जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा ना। बात समझ रहे हो? यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा फैला हुआ सा नज़र आ रहा है आपको। डेल्टा X1 ज़्यादा वैल्यू है बट एरिया भी तो कम है, और यहाँ पे आप देखो एरिया ज़्यादा हो गया तो डेल्टा X2 कम हो गया। दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद सेम आएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम का फ्लो रेट है वो तो इक्वल ही रहेगा, जितना यहाँ से जा रहा है उतना ही ऊपर पहुँचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आना चाहिए डेल्टा V। और वर्क डन की वैल्यू को मालूम करने के लिए एक काम ये कर लो कि आप कॉमन ले लो, डेल्टा V कॉमन आएगा, ये बनेगा P1 माइनस P2, और साथ में कॉमन आ जाएगा डेल्टा V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, 3 चीज़ें थी इसमें, वर्क था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वर्क आ गया, अभी रह गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फिगर को इधर दोबारा पेस्ट कर देते हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी जब कैलकुलेट कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, थोड़ा सा काम आसान हो जाए। तो सेकंड काम क्या था हमारा, सेकंड काम हम ये कर लेते हैं कि हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो पॉइंट 1 की पोटेंशियल एनर्जी है, जो पॉइंट 2 की पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का फ़र्क निकालना है। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ सकता है, जो पॉइंट 2 की पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है, उसमें से माइनस कर दो पॉइंट 1 की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डिफरेंस जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को शो करेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इन ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर होता है mgh के। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे mg, और हाइट कितनी है h2। और दूसरी बात, हम यहाँ पर जो मास सपोज कर रहे हैं उसका एक छोटा सा एलिमेंट सपोज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेल्टा m का सिंबल। पूरा मास थोड़ी है फ्लूइड का, डेल्टा m का मतलब ये जो छोटा सा हमने एक एलिमेंट सपोज करा है फ्लूइड का, उसका मास है, तो डेल्टा m हो गया। माइनस पॉइंट 1 की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, डेल्टा m, और यहाँ पर आ जाएगा GH1। तो इधर हो गया डेल्टा m GH2, और यहाँ पे हो गया डेल्टा m GH1। ठीक है जी। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर मास की वैल्यू पुट करें, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मास को हम रिप्लेस करते हैं दो ही फॉर्मूलों से, या तो F = ma से यानी कि वेट वाला फार्मूला, या तो हम मास को रिप्लेस करते हैं डेंसिटी वाले फार्मूले से। तो वैसे मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बट अगर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम का भी एलिमेंट लिखना पड़ेगा छोटा सा। तो इसका मतलब मास बराबर होगा रॉ डेल्टा V के। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रॉ डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा M की जगह पर आ गया,
और साथ में GH2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। फिर इधर भी माइनस का डेल्टा एम की जगह पे रॉ डेल्टा वी और GH1 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। ठीक है, दो काम हो गए, वर्क डन आ गया, काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया, और अब हम मालूम करेंगे काइनेटिक एनर्जी का चेंज। ये हमारा तीसरा पार्ट होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिगर देख लो दोबारा से। तो पॉइंट 1, जो पॉइंट 1 है हमारे पास, ये आ गया, और ये आ गया पॉइंट 2। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 1 की और यहाँ पे 2 की देखी जाएगी। तो चेंज कैसे निकलेगा काइनेटिक एनर्जी का, जो पॉइंट 2 की काइनेटिक एनर्जी है उसमें से माइनस कर दो पॉइंट 1 की काइनेटिक एनर्जी। अब वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² ना। ठीक है, बट यहाँ पर हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एम लिखेंगे, और फिर पॉइंट 2 की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ की वेलोसिटी v2 है, तो हम लिखेंगे v2 का स्क्वायर। ये पॉइंट 2 की काइनेटिक एनर्जी आ गई माइनस पॉइंट 1 की काइनेटिक एनर्जी 1/2 डेल्टा एम, और ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ठीक है, फिर दोबारा वही बात है, मास को हमें रिप्लेस कराना है, तो मास को रिप्लेस कराने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो होता है रॉ v के बराबर। एलिमेंट ऑफ मास है तो यहाँ पे भी एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो बराबर आएगा 1/2 रॉ डेल्टा v, ये वॉल्यूम है, और पहले से लिखा हुआ है v2 का स्क्वायर। वॉल्यूम का v बड़ा होता है और स्पीड का या वेलोसिटी का छोटा होता है, माइनस 1/2 डेल्टा एम की जगह पे रॉ डेल्टा v, और ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, वर्क डन आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज उठा के हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये सारी वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या रिजल्ट मिला, वर्क डन का क्या आंसर आया था, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2, साथ में आ रहा था डेल्टा V, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 रॉ डेल्टा V v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रॉ डेल्टा V v1 का स्क्वायर, और फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया रॉ डेल्टा V GH2 माइनस रॉ डेल्टा V GH1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ये वर्क डन की वैल्यू है पूरी, ये वर्क डन है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब एक बात देखो ज़रा, यहाँ से डेल्टा V को मैं कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो इधर से डेल्टा V को कॉमन ले लेता हूँ। डेल्टा V कॉमन आ गया, जो बच गया वो लिख लेते हैं 1/2 रॉ v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रॉ v1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस रॉ GH2 माइनस रॉ GH1। अगर आपके जहन में आ रहा है कि रॉ भी तो कॉमन आ रहा है, बट उसका फ़ायदा नहीं होगा, डेल्टा V तो इस वजह से कॉमन लिया है कि कॉमन लेने के बाद वो एटलीस्ट वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो डेल्टा V है ये डेल्टा V से हो गया कैंसिल। कैंसिल होने के बाद जो बचा उसे लिख लेते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रॉ v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रॉ v1 का स्क्वायर प्लस रॉ GH2 माइनस रॉ GH1। अब क्या करना है, 1 वाली वैल्यूज एक तरफ लिख लो, 2 वाली वैल्यूज एक तरफ ले जाओ। P1 इधर ही रहा, माइनस की ये जो वैल्यू है 1 वाली माइनस की इधर आके प्लस हो जाएगी 1/2 रॉ v1 का स्क्वायर, और ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस रॉ GH1। 1 वाली वैल्यूज एक तरफ आ गई, माइनस का P2 इधर ले जाओ, ये आ गया P2, फिर आ गया हमारे पास ये प्लस का 1/2 रॉ v2 का स्क्वायर प्लस पहले से लिखा हुआ है रॉ GH2। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल सेम है, 1 और 2 का डिफरेंस आ रहा है बस दोनों का ना, इधर 1 है इधर 2 है। तो हम ये कह सकते हैं, और वी कैन राइट एज प्रेशर प्लस 1/2 रॉ v का स्क्वायर
प्लस रॉ जी एच, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमेशा हमेशा किसके बराबर आती हैं? कांस्टेंट के। सही है, ये आप लोगों ने उसमें भी याद होगा, अगर गैस लॉज में पढ़ा होगा तो हम ऐसे लिखते हैं ना, या तो हम लिखते हैं P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के, नहीं तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि PV किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के। तो बिल्कुल वही काम मैंने करा। इन सब का सम 1 में भी, यानी कि पॉइंट 1 पे भी इक्वल आ रहा था, और इनका जो सम आ रहा है इन तीनों चीज़ों का पॉइंट 2 पे वो भी सम इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इनका सम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, यही बात इधर हमें बतानी थी। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है, इसे कहते हैं इक्वेशन, कौन सी? बर्नौलीज इक्वेशन। ये कहलाती है बर्नौलीज इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है। बट अभी प्रिंसिपल वाली बात बाकी है, उसको समझना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक और बात बताऊं, यहाँ पे जो तीनों फैक्टर्स आ रहे हैं ना, इनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं। देखो ये जो लिखा हुआ है रॉ जी एच, बेसिकली ये हम लोगों ने यूनिट 6 में ही पढ़ा था। ये स्टैटिक प्रेशर को शो करता है कि जब फ्लूइड रुका होता है तो उसका स्टैटिक प्रेशर कितना होता है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है 1/2 रॉ वी स्क्वायर, ये मूवमेंट की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसे कहते हैं डायनामिक प्रेशर। ठीक है, और ये जो प्रेशर यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ये वाला जो प्रेशर है, बेसिकली ये टोटल या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये उसे शो कर रहा है। ठीक है, कि टोटल प्रेशर उसके ऊपर कितना अप्लाई हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो टोटल प्रेशर होता है, जो डायनामिक प्रेशर होता है, फ्लूइड का प्रेशर होता है, अप्लाइड प्रेशर, डायनामिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, इनका जो सम होता है वो इक्वल रहता है। ठीक है जी। अब एक बात, इसको कुछ नाम देता हूं मैं, इक्वेशन ए का नाम देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन केस जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो सेम हाइट पे फ्लो कर रहा है, यानी कि जो पाइप है वो इधर से लेके इधर तक का एक सेम पाइप है, जिसकी अगर हाइट नापी जाए, ठीक है, इधर की जो हाइट है h1, वही इधर की भी हाइट है h2। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि एक पाइप जिसमें फ्लो कर रहा है तो हाइट अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, तो h1 h2 बराबर होंगे। तो नतीजे में जो इक्वेशन ए थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं? P1 प्लस 1/2 रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ जी H1 था ना, इक्वेशन ए में रॉ जी H1 था, बट मैं तो कह रहा हूँ H1 H2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों के कॉमन नेम दो, H इधर लिख देंगे, रॉ जी H इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर प्लस रॉ जी, और H1 की जगह पे, H2 की जगह पे भी H ही आएगा। तो हुआ क्या, ये जो पूरी वैल्यू है ये इससे हो जाएगी कैंसिल। तो इसका मतलब ये बराबर रहते हैं, क्या बराबर रहता है? P1 हाफ रॉ V1 का स्क्वायर बराबर होता है P2 हाफ रॉ V2 के स्क्वायर के, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं? और वी कैन राइट एज प्रेशर प्लस 1/2 रॉ V स्क्वायर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये जो इक्वेशन आई ना, इससे क्या साबित हो रहा है? देखो 1/2 और रॉ तो चेंज होता नहीं है, इसका मतलब दो ही चीजों का रिलेशन बन रहा है। वो ये है कि स्पीड और प्रेशर का जो सम है एक्चुअली वो किसके बराबर रहता है? कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, रॉ और हाफ तो चेंज हो नहीं रहा, वी और पी यानी कि प्रेशर का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। तो क्या हो गया? रिलेशन क्या बन गया? रिलेशन ये बन गया कि अगर किसी फ्लूइड की स्पीड को आप इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर अपने आप को कम कर लेगा, और अगर किसी फ्लूइड की स्पीड को आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर अपने आप को बढ़ा लेगा। तो इसका मतलब ये दो हमारे पास केसेस निकल कर आए हैं, स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम, स्पीड कम प्रेशर ज़्यादा, जिसे कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, जिसके उसूल के ऊपर वो सारी एग्जाम्पल्स काम कर रही थी जो कि मैंने आपको समझाई थी, और उसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर होगी। ज़रूर देखना उसको अगर इंटरेस्टेड हो उसकी एक्सप्लेनेशन जानने में। और अहम बात यह है, ये बात समझ में आ गई ना कि इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल इनिशियली इनका सम बराबर आ रहा था 50 के, जिसमें से जो P है उसका कंट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल 20 था, और 1/2 रॉ V स्क्वायर यानी कि एक्चुअली V का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30 था। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं स्पीड को बढ़ा देता हूँ, स्पीड को मैं इंक्रीज करके कर देता हूँ 40, तो अब नतीजे में 50 तो चेंज हो नहीं सकता,
सम तो चेंज हो नहीं सकता, कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो अपनी वैल्यू को क्या करेगा, कम कर लेगा, 10 करेगा, ताकि 40 और 10 भी 50 के बराबर हो जाए। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज इक्वेशन, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।